हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो कि आपके CUET PG 2024 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके CUET PG एग्जामिनेशन में टोटल 75 क्वेश्चन आने वाले हैं फोरेंसिक साइंस के सिलेबस से। सो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप फोरेंसिक साइंस का सिलेबस देखोगे तो वो ब्रॉडली 14 डिफरेंट यूनिट्स में कैटेगराइज है। एंड उन सारे यूनिट से ही आपको टोटल 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब आप कैटेगरी देखोगे ना कि अगर पूरे सिलेबस से आए, तो आप देखोगे कि अगर 5 क्वेश्चन भी हर एक यूनिट से आते हैं तो टोटल इट मेक्स अप टू 70 क्वेश्चन। सो 5 से +5 क्वेश्चंस आप हर एक यूनिट से, कुछ यूनिट से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ यूनिट में 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, तो ±5 रहने वाला है। दैट विल क्रिएट 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs बनाए हुए हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमने अब मॉक टेस्ट के कोर्स भी अवेलेबल कर दिए हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, वो सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अब मॉक पेपर्स अवेलेबल है। इसमें आपको टोटल 1500 से भी ज़्यादा सैम्पल MCQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे आपके CUET PG सिलेबस से। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आंसर सेलेक्ट करने के लिए, तो आप वीडियो पॉज कर लेना। लास्ट में क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आप सभी को उसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक साइंस? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फोरेंसिक साइंस का? सो ऑप्शन 1, टू एस्टैब्लिश द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अ सस्पेक्ट, to prevent crime from occurring, to provide expert testimony in the court, to analyze evidence in criminal investigation. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोरेंसिक साइंस का मेन काम क्या होता है? सो फोरेंसिक साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन डी, टू एनालाइज एविडेंस इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली क्या क्या काम होता है हमारा? एविडेंस आइडेंटिफाई करना, एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस का एग्जामिनेशन करना, रिपोर्ट क्रिएट करके देना। सो बेसिकली एनालाइजिंग एविडेंस इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बाकी और सारे ऑप्शंस भी related है forensic science से, but it is not the core objective or primary objective of forensic science. Okay, let's move to the next question. Question number 2, who is considered the father of modern forensic science? So modern forensic science के father हम किन्हें consider करते हैं? मॉडर्न फोरेंसिक साइंस के फादर जो हैं उन्हें हम कहते हैं डॉक्टर एडमंड लुकार्ड, जिन्होंने लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी दिया था। ठीक है, सभी को पता है व्हाट इज लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। इट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। अगर कभी भी कोई भी इंडिविजुअल किसी प्लेस पे जाता है तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। वो एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आएंगे एक्सचेंज होगा, दो इंडिविजुअल्स कॉन्टैक्ट में आएंगे एक्सचेंज होगा। सो वट एवर, अगर नॉन लिविंग थिंग भी दूसरे नॉन लिविंग थिंग के कॉन्टैक्ट में आएगी तो देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज। ठीक है, सो हर एक चीज़ जब कोई कॉन्टैक्ट में आती है तो एक्सचेंज होता ही है। ये प्रिंसिपल दिया था डॉक्टर एडमंड लुकार्ड ने, और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक साइंस। अब इसके अलावा जो और अदर ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। सर एलेक्स जैफरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग हमें दी थी। ठीक है। सर फ्रांसिस गाल्टन, फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन और फिंगरप्रिंट के साइड पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। अल्फोंसे बर्टलॉन ने एंथ्रोपोमेट्रिक सारे एनालिसिस को डिस्कवर करा था और बॉडी मेजरमेंट्स को इंक्लूड करा था पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपको याद रखने। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जिनके करेक्ट ऑप्शंस ये हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस? सो आप सभी को पता है वी हैव 7 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस। अब इन ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यू ऑल नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल, सो ये तो है ही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, द क्लासिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो कि फोरेंसिक साइंस का प्रिंसिपल है, वी नो दैट।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। इट इज़ वेरी क्लियर कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हमें कहते हैं ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। आप फिंगरप्रिंट को डीएनए फिंगरप्रिंट से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक फिंगरप्रिंट को दूसरे फिंगरप्रिंट से ही कंपेयर करेंगे, आप एक फिंगरप्रिंट को शू प्रिंट से या फुटप्रिंट से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड एंड कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरेंसिक साइंस के फील्ड में और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Let's move to next question. Question number 4. In the context of forensic science, what does LMD stands for? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे फोरेंसिक के फील्ड के, तो आपको कई बार देखने को मिलेगा कि कई सारे फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछे गए हैं. सो LMD का फुल फॉर्म क्या है? लोकलाइज्ड मेडिकल डायग्नोसिस, लीगल मेडिकल डिपार्टमेंट, लिमिटेड मॉलिक्यूलर डिटेक्शन एंड लेटेंट मार्क डेवलपमेंट. तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लीगल मेडिकल डिपार्टमेंट, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड है. विसरा, अटॉप्सी, इन सब की जो चीज़ें हैं वो ऑफ कोर्स लीगल मेडिकल डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Next question, question number 5. What is one of the primary focus of state forensic lab and central forensic lab? So क्या primary focus है? Enforcing law and regulation, conducting criminal trials, providing medical treatment to victim, analyzing evidence which is submitted by the law enforcement agencies. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट आंसर है इसका भी. अगर आप थोड़ा भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपको एनालाइज करना होता है एविडेंस विच इज सबमिटेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में पुलिस आ जाती है, एनआईए आ जाएगी, इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, सीबीआई आ जाएगी. सो जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर उन्होंने एविडेंसेस सबमिट करे हैं तो उनको एनालाइज करना इज द वर्क ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो. ओके, let's move to the next question. Question number 6. So before moving to the next question, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं फटाफट आप सभी से शेयर कर देती हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, दैट वी हैव लॉन्च्ड MCQs का टेस्ट सीरीज कोर्स. ठीक है, जिसमें आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे. सो मॉक टेस्ट में टोटल 75 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसमें 50-50 MCQs होंगे, जिससे आपकी पूरी यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी. ठीक है, और हमारे ऐप में खास बात क्यों है ये टेस्ट सीरीज की? क्योंकि साथ साथ में टाइमर चल रहा होगा, है ना. जैसे कि आपको टाइम मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है आपके एग्जाम को फिनिश करने के लिए, वैसे ही हमारे ऐप में भी टाइमर चल रहा होता है. और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 भी है. अभी एग्जामिनेशन में +4 -1 का लाइक प्रोसेस है ना. सो ऐसे ही अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो +4 होगा, -1 होगा अगर आप गलत करोगे. तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा जब आप टेस्ट हैंडल करोगे तो आपको बहुत इम्पल्सिव होकर आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, या फिर जिसमें आप अनश्योर हो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लो जिसमें आप कंप्लीटली श्योर हो. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगी आपके मेन एग्जाम के लिए, है ना. सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस के लिए कोई कोर्स खोज रहे थे CUET PG के लिए, सो दिस इज़ द कोर्स. आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द कोर्स. सो टोटल 1500 MCQs आपको मिलेंगे, जिसमें से क्या होंगे, 14 यूनिट टेस्ट होंगे एंड 10 मॉक टेस्ट होंगे. 10 मॉक टेस्ट हो गए, जिससे कि आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी MCQ प्रैक्टिस की, जो कि एग्जैक्टली सेम CBT एग्जामिनेशन में जैसा सेटअप रहता है वैसे ही सेटअप हमारे ऐप में भी है. सो विच विल हेल्प यू टू द बेस्ट. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच टर्म डिस्क्राइब्स एविडेंस दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ ग्रुप और नॉट विद अ सिंगल सोर्स? बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, येट थोड़ा सा अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे या फिर ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में रहोगे तो ये भी आप मिस कर सकते हो. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेस एविडेंस एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस. सो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी ग्रुप से एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कहते हैं उसे? हम बोलेंगे क्लास कैरेक्टरिस्टिक, राइट. सो क्लास कैरेक्टरिस्टिक इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
जिसका करेक्ट आंसर ये दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज द नेम सजेस्ट, ये किसी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को फोकस करता है जिससे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ नैरो डाउन करता है आपकी इन्वेस्टिगेशन को या फिर आपके मूवमेंट को, अगर आप कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चेन ऑफ कस्टडी इन हैंडलिंग फिजिकल एविडेंस? सो फिजिकल एविडेंस हैंडल करने के लिए, फिजिकल एविडेंस के लिए चेन ऑफ कस्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? चेन ऑफ कस्टडी मैंने बहुत बार आपको बताया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक इन्वेस्टिगेशन में हमें मेंटेन करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कि आपका एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा। सो ऑप्शन क्या है? टू एंश्योर द एविडेंस रिमेन्स अनटच्ड until trial, to establish a timeline of events involving the evidence, to determine the value of the evidence, monetary value of the evidence, to prevent contamination and maintain the integrity. Yes, correct answer is D. हमें क्या करना है कि किसी भी कंटामिनेशन से हमारे एविडेंस को प्रिवेंट करना है और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जब क्राइम सीन में हमने इसे क्या करा था, कलेक्ट करा था, इसे एनालाइज करा था, तो इट वॉज सिक्योर एंड सेफ, और वो हमारे पोजेशन के अंदर था, हमने उसका ध्यान रखा है, राइट? So this is what chain of custody is. Next question, question number 8. Which searching method involves dividing the scene into grids and systematically searching each grid? Question में ही आंसर इसका छुपा है। Correct answer is option D, grid search मेथड। ग्रिड सर्च मेथड में हम क्या बनाते हैं? फॉर सपोज दिस इज द क्राइम सीन, हमने क्या क्रिएट कर लिए? ग्रिड्स क्रिएट कर लिए, और इस पर्टिकुलर ग्रिड में हम एविडेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कलेक्ट करने का काम करेंगे। दिस इज व्हाट ग्रिड सर्चिंग मेथड is. Next question, what distinguishes individual characteristics from class characteristics in physical evidence? तो बहुत बड़े बड़े options है, just pause the video, read the options. So basically class characteristics और individual characteristics का एक basic definition इसमें पूछ रहा है। So correct option is option A. Option A में बताया हुआ है that individual characteristics are unique and identify a specific particular thing, whereas a group like class characteristics focuses on a group. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे दूँ, मुझे सस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है एंड मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ टैटूड इंडिविजुअल जिनके टैटू है बॉडी में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, दैट टैटूड पीपल आर माई फोकस, और ये ग्रुप हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बंदों के बॉडी में टैटू है तो आई कैन जस्ट क्रिएट अ ग्रुप कि मैं इनको सस्पेक्ट कर रही हूँ। बट अगर मैं बोल रही हूँ लेट्स से अ लोटस टैटू, तो हो सकता है उनमें से किसी एक इंडिविजुअल के लोटस टैटू हो। सो दैट इज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, बट बीइंग लाइक फॉर having a tattoo is a group characteristics, right? So this is what individual and class characteristics is. Let's say 10th, okay, let's move to the next question. Question number 10th, which type of physical evidence includes items like fiber, hair, glass fragment and paint chips? Again, very easy straight question. Biological evidence, impression evidence, trace evidence and digital evidence. We call them trace evidence because ये बहुत ही कम अमाउंट में हमें क्राइम सीन से मिलते हैं या किसी भी पर्टिकुलर सीन ऑफ अकरेंस पे मिलते हैं, इसी वजह से we call them trace evidence. Next question, which organization among the following is responsible for border security and guarding India's international borders? BPRND, CBI, BSF, RAW या NCRB? आपको 5 options यहाँ पे मिले हैं, so just don't panic like seeing the 5 options. ठीक है, मैंने सिर्फ और चीज़ों को ऐड कर दिया है just to लाइक मेक श्योर कि हो सकता है ये भी ऑप्शन हो। सो करेक्ट आंसर इज BSF। BSF आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Move to the next question. Question number 12. Which paramilitary force is primarily involved in counter-insurgency operation in the northeastern region of India? Assam Rifle, CRPF, CISF, NSG या फिर IB? बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी क्लासेस या हमारे नोट से पढ़ाई करी है सो इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल। सो असम राइफल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, next question, question number 13. Which organization is known as the Primer Counter-Terrorism Unit of India, specializing in hostage rescue and anti-hijack operation? So we have 5 options here. I'm just going to tell you the correct option for this question. It's
ऑप्शन सी एनएसजी। एनएसजी जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं बता दूँ, जब 9/11 के अटैक्स हुए थे मुंबई में, तो भी हमारे जो एनएसजी कमांडोज थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, और सारे टेररिस्ट को मारने एंड कैप्चर करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। Next question, question number 14. The organization responsible for investigating major crime across India, assisting state police. Again, easy and straight question. आए दिन न्यूज़ में इनकी चर्चा होती भी रहती है, बहुत सारी गवर्नमेंट डिमांड भी करती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि जो लोकल इन्वेस्टिगेटिव लाइक लोकल इन अ सेंस किसी स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लाइक हैंडलिंग द केस, या फिर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है इस केस में, जो विक्टिम पार्टी है वो भी लाइक रिक्वेस्ट कर सकती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो इट्स ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, question number 15. Which institution serves as the central agency for collecting and analyzing crime data in India? It's very straight answer. It's NCRB. NCRB का full form क्या है? National Crime Record Bureau, जो कि सारे records रखती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में NCRB की रिपोर्ट आती है, जो कि पूरे इंडिया में कहाँ कितने, कौन से, कैसे, किस लेवल के कितने परसेंटेज ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं, सारा रिकॉर्ड रखती है। Next question, question number 16. What is the primary role of an investigator in the field of police science? So, police science के field में what is the primary role of an investigator? To enforce traffic laws, to collect evidence at the crime scene, to manage police budgets, to conduct community outreach programs. So correct answer is option B, to collect evidence at a crime scene. So कभी आप देखोगे जो first responding officer होते हैं, they are like most of the time द पुलिस ऑफिसर्स, है ना, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, क्योंकि सबसे पहली इन्फॉर्मेशन या एफआईआर या जो कोई कंप्लेन होती है सीन ऑफ अकरेंस की, वो पुलिस स्टेशन में ही जाके दी जाती है। वो जाके फोरेंसिक लैब में कोई नहीं देता कि यहाँ पे XYZ टाइप ऑफ क्राइम हो गया, आप जाके एविडेंस कलेक्ट करो, है ना। पुलिस सबसे पहले उस क्राइम सीन पे पहुंचती है, एंड अगर क्राइम सीन बहुत ही ज़्यादा विविड है, या फिर फोरेंसिक टीम को बुलाने की ज़रूरत है टू लाइक कलेक्ट दी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, तो फिर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अदरवाइज दे आर द लाइक पुलिस ऑफिसर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following qualities is not essential for an effective investigator? Attention to details, impulsiveness, analytical skills, and objectivity. So क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज इम्पल्सिवनेस। आपको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं, इम्पल्सिव हाइपोथेसिस आपको नहीं बनाने हैं। वी हैव टू attentive, we have to be attentive, we have to have analytical skills, objectivity होनी चाहिए। बाकी सारे और options काफ़ी important है। We just do not have the impulsiveness in us being the investigator, ठीक है। Next question, question number 18. General guidelines for investigator includes um, ignoring minor details, jumping to conclusions, documenting all findings, avoiding communication with witnesses. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंटिंग ऑल फाइंडिंग्स। आपको सारे के सारे फाइंडिंग्स, चाहे जो भी हो, XYZ फाइंडिंग्स, यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी डिटेल, right? Next question, question number 19. What is a crucial aspect for conducting interviews with witnesses in police investigation? So providing leading questions, allowing witnesses to speculate, recording interviews inaccurately, and building rapport and trust. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करने का? सो इट इज द बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड रेपो विद द विटनेसेस, ठीक है। Next question, question number 20. Which term describes the formal questioning of a suspect by a law enforcement authority? Interview, interrogation, dialogue, and discussion. So, क्या है? Interrogation is the important aspect, which is a formal type of questioning जब कभी भी करी जाती है ना। वी कॉल दैम इंटेरोगेशन। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें कई बार ये भी पता लग जाता है कि किस एक्सटेंट तक द इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम, ठीक है। सो दिस वॉज द 20th क्वेश्चन एवरीवन, एंड आज की वीडियो में हम सिर्फ 20th क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं।
फ्रॉम 75 क्वेश्चंस। डिफरेंट वीडियोस में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आर टेस्ट सीरीज कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट एंड चेक योर प्रिपरेशन। अगर कोई कमी है प्रिपरेशन में, सो जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स जिसकी ज़रूरत आपको रिवाइज करने की है। जब तक टेस्ट नहीं दोगे पता नहीं चलेगा कि क्या कम है या किस चीज़ की आपको रिविजन करने की ज़रूरत है अभी इस पॉइंट पे। सो डू जॉइन आर test series courses and test yourself and test your preparation. Thank you so much for watching this video, everyone, and have a great day ahead. Take care of yourselves and all the best for your CUET PG examination upcoming in the March. Thank you. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.